हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ हम लोग कंटिन्यू करंट अफेयर की सीरीज लेके चल रहे थे और जिसमें हम लोग यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्री प्लस मेंस की सीरीज लेके जा रहे हैं और जिसमें हम लोग जो श्रृंखला लेकर के जा रहे थे वो कला एंड संस्कृति आर्ट एंड कल्चर की लेके चल रहे हैं। कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर जो आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंस रहेगी और जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आपका सेंट्रल का एग्ज़ाम हो चाहे वो आपके स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इसमें देखो हम बात कर रहे हैं यूपीएससी एमपीपीएससी जुलाई और अगस्त दोनों मंथ का इसमें करंट अफेयर है जो आपका जुलाई और अगस्त की आर्ट एंड कल्चर की सीरीज है, कला और संस्कृति की, जिसमें आर्ट एंड कल्चर रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग। इससे पहले आप लोग कई लेक्चर देख चुके हैं। ये देखिए, तो आज हमें जो पढ़ना है, आज हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण क्या त्यौहार। तो ये जो सीरीज है वो इम्पोर्टेंट त्योहारों की है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट त्यौहार रहे हैं अभी आपके फेस्टिवल, और ये आपकी क्या रही है चित्रकला की, ये आपकी चित्रकला से रिलेटेड है। जो इम्पोर्टेंट चित्रकला है तो उनसे रिलेटेड है, तो ये सीरीज उसमें आ जाएगी। ये देखिए, तो हम डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जिसमें हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है और जिनकी बात करनी है हमें तो उनकी टॉपिक की बात करते हैं। ये देखिए, उड़ीसा राज्य का एक उत्सव फेस्टिवल रहा है करंट में, रज पर्व या रज फेस्टिवल, रज फेस्टिवल। तो उड़ीसा क्वेश्चन आएगा कि रज फेस्टिवल किस राज्य का है, तो ये उड़ीसा राज्य का है रज पर्व या उत्सव या त्यौहार या फेस्टिवल। तो ये क्या है, भूदेवी मतलब जो जमीन की देवी है उसको समर्पित है, या धरती माता को, किसको समर्पित है, धरती माता को ये समर्पित किया गया है उसको। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, धरती माता को मैं एक्चुअली इसलिए बता दूं कि क्या होता है। अब धरती माँ स्पेशली क्या रहती है कि क्या हमें मतलब जो भूदेवी है, भूदेवी मतलब जो ज़मीन हमें क्या देती है, जो हमारा पेट भरती है, मतलब कि पेट भरने का मतलब है कि हमें क्या देती है, प्रोडक्शन, चाहे वो अनाज को लेकर के हो, धान को लेकर के हो। यहाँ हम स्पेशली बात चल रही है यहाँ आपकी फसल को लेकर के, फसल के प्रोडक्शन की बात चल रही है। तो ये भूदेवी या धरती माता को समर्पित है। यहाँ पे क्या होगा, धरती के मौसम का अंत हुआ, गर्मी के मतलब गर्मी का महीना जो हॉट सीजन है, मतलब कि जो आपका समर सीजन है वो उसका लास्ट चल रहा है, और मानसून के आगमन, तो मानसून का प्रारंभ है, तो मानसून के प्रारंभ या आगमन का प्रतीक है ये वाला पर्व। जब एक ऐसा करते हैं तो उस समय गर्मी मतलब कि आपका समर सीजन खत्म होने लगता है और मानसून क्या होने लगता है, प्रारंभ होने लगता है। इसमें क्या किया जाता है, इस मौसम में मतलब कि इस कंडीशन में होता क्या है, इसमें सिलबट्टे, आपने नहीं उस समय जो पुराने टाइम में, मतलब कि अभी तो इतना नहीं होता गांव में, लेकिन अभी भी फिलहाल यूज होता है सिलबट्टा, जिसपे हम मसाला पीसते थे। गांव में औरतें जो होती थी मसाला पीसती थी, या फिर आपकी कुछ भी और चीज़ें जो पीसी जाती थी, चाहे वो आपकी दाल को लेकर के हो या फिर आपके मिर्च को लेकर के हो, चटनी बनाना, जो ये सब चीज़ें गांव की औरतें करती थी। अभी तो फिलहाल शहरों में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, मिक्सी वगैरह आ गई, तो इन सब चीज़ों का यूज नहीं मिलता देखने को फिलहाल, लेकिन गांव में मिल जाएगा। तो इसमें सिलबट्टी की पूजा की जाती है, इनको सिलबट्टी की पूजा की जाती है। और इम्पोर्टेंट क्या है इस पर्व की कि रज पर्व का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे स्पेशल इम्पोर्टेंट है कि इसमें महिलाओं के मासिक धर्म के मतलब उनकी पीरियड्स से, जो महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स सीजन को लेकर के जो पीरियड्स आते हैं उनमें जो मासिक धर्म आते हैं, और ये लड़कियां जब 12-13 साल की उम्र की लड़कियां हो जाती हैं तो उनमें पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक उनका मतलब कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में उनका मतलब क्या होता है, जाने का रहता है। मतलब कि एक मतलब शरीर यहाँ पे हार्मोन क्रिएट हो जाता है, मतलब कि एक आपका उनका शरीर क्या होने लगता है, शरीर का विकास होने लगता है, शारीरिक विकास होने लगता है, उसी का ये क्या रहता है, सूचक रहता है। ये सब चीज़ें है। तो आप याद रखना, मासिक धर्म के त्यौहार के रूप में भी ये मनाया जाता है। कौन सा, रज पर्व। तो रज पर्व किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा के द्वारा मनाया जाता है। भूदेवी या धरती माता को ये समर्पित है, और गर्मी के मौसम का अंत होता है और मानसून का आगमन, तो उसी की खुशी के उपलक्ष्य में ये मनाते हैं। इसमें सिलबट्टी की पूजा की जाती है और महिलाओं का क्या, मासिक धर्म के रूप में इसमें ये सब चीज़ की जाती है, मनाया जाता है। ये था पहला आपका उड़ीसा का रज पर्व। अब मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, नुआखाई ज्वार उत्सव। नुआखाई ज्वार उत्सव, ये भी आपका उड़ीसा का है। किस राज्य का है, ये भी आपका किसका है, ये भी आपका उड़ीसा या उड़ीसा, यह भी आपका उड़ीसा राज्य द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यह उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार है। क्या है, प्रमुख त्यौहार है। अब देखिए क्या होता है कि गणेश चतुर्थी, जो गणेश
चतुर्थी होती है उसके एक दिन बाद कृषि के, किसके लिए, इसे कृषि पर्व के रूप में भी मनाते हैं। किस पर्व के रूप में, कृषि, तो कृषि पर्व के रूप में भी इसे मनाया जाता है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल बोल सकते हैं, मनाया जाता है। यहाँ क्या होता है कि नई फसल आती है, क्या मनाते हैं, नई फसल के रूप, नई धान, जो धान की खेती होती है, जो धान होती है उस फसल के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। नुआखाई ज्वार उत्सव आपके उड़ीसा राज्य द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और इसका एक प्रमुख त्यौहार है। और गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और स्पेशल क्यों किया जाता है, नई धान, जो नई धान होती है, जो धान मतलब चावल, जब नई चावल आते हैं, राइस होते हैं, न्यू प्रोडक्शन ऑफ राइस का यहाँ पे जब किया जाता है तो उसके उपलक्ष्य में ये त्यौहार मना। बस इतना ही जानना है, जो इम्पोर्टेंट है उतना ही जानना है आपको, और ज़्यादा इसमें जानने का भी नहीं है। जिसके बारे में हमें जानना वो हम जाने हैं। अगला त्यौहार आता है, अगला फेस्टिवल है सिग्मोत्सव या सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल आपके गोवा स्टेट, गोवा राज्य सेलिब्रेट करता है इसको, गोवा राज्य द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा के आदिवासी मतलब कि ट्राइबल जो ट्राइब्स हैं, गोवा के सिग्मो एक ट्राइब है और उनके द्वारा सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है, वही लोग सेलिब्रेट करते हैं। इनका क्या है, ये भी धान मतलब कि चावल राइस की एग्रीकल्चर के लिए सेलिब्रेट करते हैं, या गोल्डन क्रॉप या गोल्डन फसल के लिए, सुनहरी फसलों के लिए ये उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो याद रखना, सिग्मो फेस्टिवल गोवा राज्य का है, गोवा स्टेट का है सिग्मो या सिग्मोत्सव, ये आपके गोवा के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और ये धान की खेती के लिए किया जाता है और ये सुनहरी फसलें मतलब कि गोल्डन क्रॉप्स के लिए भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये देखिए हमने 3 फेस्टिवल देखे, रज फेस्टिवल और नुआखाई, ये मनाया जाता है। इस बेसिकली मतलब कि आपका मौसम की मतलब मौसम का वेलकम बोल लो, मतलब जो सीजन आता है, मानसून जब आता है तो मानसून के उपलक्ष्य में दूसरा पीरियड, जब जो लड़कियां गर्ल्स रहती हैं, महिलाएं जो रहती हैं, जब पीरियड्स आते हैं तो उनके रूप में भी ये त्यौहार का सेलिब्रेट किया जाता है। नुआखाई ज्वार जो रहता है उत्सव ये उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है और गणेश चतुर्थी के दिन एक कृषि पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है और नई धान फसल के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सिग्मोत्सव का एक सिग्मो एक गोवा राज्य में मनाया जाता है, बस आप देख लें। अब मैं बात करता हूँ यहाँ की चित्रकला की। तो ये देखिए मैं आपकी जुलाई और अगस्त की चित्रकला की बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, और जिसमें मैं चित्रकला को लेकर आया हूँ बारली चित्रकला, बारली पेंटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार करंट में रहती है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे और पीएससी और यूपीएससी जैसे मेंस में इन चित्रकलाओं को आर्ट एंड कल्चर की सीरीज बहुत अच्छी तरह से पूछी भी जाती है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते भी हैं आर्ट एंड कल्चर के, क्योंकि हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे तो हम बात कर लें कि पहले तो बारली का अर्थ क्या है। बारली का अर्थ, बारली का मीन्स क्या है, बारली का मतलब है भूमि या क्षेत्र, मतलब लैंड या एरिया से है, एक स्पेशल पर्टिकुलर एरिया में की जाती है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये 2 राज्यों में होती है, महाराष्ट्र और गुजरात, 2 राज्यों को लेकर के की जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात के पहाड़ी और तटीय इलाकों में जो आपके हिली एरिया है या कोस्टल एरिया, उनमें की जाती है। यहाँ पे आपने नाम सुना होगा सह्याद्री का। जो सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री में रहने वाली जनजातियों के द्वारा ये मतलब बनाई जाती है। आपके 2 राज्य आएंगे, गुजरात और आपका दूसरा आएगा, क्या आएगा इसमें, मतलब कि आपका दूसरा आ जाएगा इसमें क्या, मतलब आपका गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र के 2 राज्यों द्वारा मतलब इसको बनाया जाता है, जो यहाँ के ट्राइब्स है, जो जनजातियाँ हैं उनके द्वारा, और स्पेशल कहाँ पे, हिली एरिया और आपके क्या कोस्टल एरिया में की जाती है। फिर इसके बाद आप देखोगे बारली का अर्थ मैं बता ही चुका हूँ, भूमि या क्षेत्र से। फिर आगे देखें NFL एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा भी क्या हुआ है, भारतीय लोक कला, क्या भारतीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र की बारली चित्रकला है, नोएडा, जो नोएडा मतलब दिल्ली में कॉरपोरेट कार्यालय, जो कॉरपोरेट कार्यालय है उसकी दीवारों पर इसको सजाया गया था। तो इसके सेलिब्रेशन में अभी क्या किया गया था, जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, इसकी लोक कला को इसको बढ़ावा देने के लिए बारली पेंटिंग को, तो अभी महाराष्ट्र की जो बारली पेंटिंग है उसको नोएडा के, जो दिल्ली है नोएडा, वहाँ पे कॉरपोरेट कार्यालय पे इसको क्या किया गया है, दीवारों पे सजाया गया है। इसका इतिहास की मैं बात करूँ अगर थोड़ी सी, इसका इतिहास 2500 से लेकर 3000 आपका BC बिफोर क्राइस्ट, 2500 से 3000 BC बिफोर क्राइस्ट मतलब कि बीच में रहा है, इसका है। और इसमें महिलाओं द्वारा चित्रित की जाती है, महिलाओं द्वारा क्या की जाती है, इसमें महिलाएं क्या करती हैं, पेंटिंग करती हैं। क्या करती हैं, पेंटिंग। अब पेंटिंग जो की जाती है वुमेन्स के द्वारा, किस प्रकार की,
मनुष्य मतलब ह्यूमन और नेचर के बीच में संबंध बताया जाता है। घनिष्ठ एक नेचर रिलेशन बताया जाता है कि ह्यूमन और नेचर का किस प्रकार से रिलेशन है, मनुष्य और प्रकृति के बीच का किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है, इसको दर्शाया जाता है। अब मैं बात करूँ इसमें किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। सबसे पहले फसल पैदावार मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन, मछली पकड़ना, कैचिंग फिश ये आ जाएगा, फिशिंग आ जाएगा, शिकार करना, हंटिंग बताया गया, खेती, एग्रीकल्चर, उत्सव, फेस्टिवल, नृत्य, नृत्य मतलब डांसिंग, पेड़, ट्री और प्राकृतिक चित्रण, नेचर पेंटिंग। नेचर तरीके से इन सब चीज़ों को विषय किया गया है, मतलब कि इन सब चीज़ों को जो इनका सब्जेक्ट रहता है, जैसे फसल की पैदावार कैसे करते थे एंशिएंट टाइम में उस समय पे, और शिकार कैसे करते थे, और आपका नृत्य है, फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते थे, इन सब चीज़ों को इन सब पेंटिंग में बताया जाता है। इसके बाद कीजिए इस पे बनाई किस प्रकार से जाती है, तो मैं बता दूं चावल की लेई है, जो चावल लेता है, चावल को पीस लिया जाता है, उसकी लेई है और इसको गोंद रहती है ना, उसके साथ मिक्स करके जल का मिश्रण और पानी के साथ मिला करके तूलिका का मतलब है बांस की छड़ी, बांस की जैसे मैं डंडी ली है ना, मार्कर लिए हो जैसे में, ऐसी एक बांस की छड़ी रहती है और उसमें इन सब चीज़ की चावल की लेई, गोंद और जल का मिश्रण करके एक ब्रुश बना लिया जाएगा, छड़ी का ब्रुश बना करके इसके रूप में फिर इस पेंटिंग को डिज़ाइन किए जाते हैं। इस पेंटिंग को क्या दिया जाता है, एक नया रूप दिया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें की जाती है। तो बार्ली चित्रकला आपने मेरे साथ देखा, ये दीवारों पर की जाने वाली मनुष्य और प्रकृति के बीच, जो मैंने बताया मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध बताती है। ये दो राज्यों में बिलोंग करती है, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इससे कई बार मतलब बहुत सारे प्राइज भी मिल चुके हैं। तो इसके आगे हम बात करते हैं, चित्रकला की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब आप देखिए मैं चित्रकला की बात करता हूँ, बाग छपाई, बाग प्रिंटिंग, ये भी एक चित्रकला है। तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में, किसमें, मध्य प्रदेश के धार जिले में, इसको हम ठप्पा छपाई भी बोल सकते हैं, ठप्पा प्रिंटिंग। मतलब कि ऐसे ठप्पा रहता है इस प्रकार से, जैसे आपने देखा होगा ना मेहंदियाँ लगाती हैं, आप कहीं जाना आप देखा होगा ठप्पा में, प्रिंटिंग में जो हाथों पे मेहंदी लगाते हैं, ऐसे करके ठप्पा करके एक गोल डिज़ाइन बनी रहती है और जिसमें कई प्रकार की डिज़ाइनें रहती हैं, वो आराम से ठप्पा करके उसको हाथों पे सजा दिया जाता है। ऐसे करके भी ठप्पे रहते हैं और जिसमें साड़ियों और कपड़ों पर छपाई की जाती है। किस पे, जो कपड़ों पर डिज़ाइन को सजाया जाता है, डिज़ाइन को किया जाता है, डिज़ाइन की जाती है, डिज़ाइन की क्या की जाती है, रंग बिरंगे रंगों के द्वारा, रंग बिरंगे रंगों के रूप में। और मैं बता दूं, आपको पता है मध्य प्रदेश की बात चल रही है और मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे चंदेरी की साड़ियाँ, चंदेरी की साड़ियों पर साड़ियाँ वहाँ पे ये डिज़ाइन की जाती है, चंदेरी की साड़ियाँ। और महेश्वर की भी साड़ियाँ, महेश्वर साड़ियाँ, तो ये आपकी आएंगी चंदेरी और महेश्वर की साड़ियों पे ये चीज़ें ज़्यादा की जा रही है। तो याद रखना मध्य प्रदेश है। मैं बता दूं जब मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि आपकी बाग छपाई क्या है, बाग प्रिंटिंग क्या है। तो बाग प्रिंटिंग आपके धार डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है और जो आपकी आएगी, स्पेशली बात मैं कर रहा हूँ किसकी, धार जिले से, और चंदेरी और महेश्वर की साड़ियों के लिए फेमस है। तो रंग बिरंगी की जाती है, सब चीज़ें। अगली मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, अगले टॉपिक की बात करता हूँ मैं। बालू सुलम्मा देवी मंदिर एक टेम्पल है, अभी जस्ट इस पे बात चल रही थी, इस पे करंट में भी रहा है। क्यों रहा है? बालू सुलम्मा देवी मंदिर आपके आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। इसका क्या इतिहास रहा है, थोड़ी सी हम इतिहास की चर्चा कर लें। इतिहास में क्या है ये देखिए आप यहाँ पे, काकतीय वंश, तो काकतीय डायनेस्टी आपने नाम सुना है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशिएंट टाइम में, कि राजा उनका नाम था गणपति के द्वारा ये बनाया गया था। मैं बात करूँगी कृष्णा नदी, जो कृष्णा रिवर है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उस नदी के किनारे स्थित है। इसमें शीर्ष नहीं है, शीर्ष मतलब जैसे आपने देखा होगा मंदिरों पे इस प्रकार से शीर्ष रहते ना, ऐसे करके, फिर ऐसे करके डिजाइन रहती है मंदिरों की इस प्रकार से। तो ये शीर्ष इसमें नहीं बनाया गया, इसमें शीर्ष नहीं, इसका इस प्रकार से है, ऐसा ऐसा, फिर ऐसे करके मंदिर बना है। तो इसमें शीर्ष नहीं बनाया गया है, तो इसमें शीर्ष ये चीज़ें नहीं है और इस प्रकार से शीर्ष नहीं है, इसमें ऐसे डिजाइनिंग है इसकी। और यहाँ पे बात करूँ इसके शीर्ष पर, ऐसे शीर्ष आप देखोगे मंदिर की छतों पर, जो छत है कमल के फूलों से सजाया गया है। किसको सजाया गया है? कमल के फूलों से सजाया गया है। और इम्पोर्टेंट है कि किस देवता को समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी दुर्गा देवी को। किसको समर्पित है?
दुर्गा देवी को समर्पित है मंदिर। किसको समर्पित है? दुर्गा देवी को ये मंदिर समर्पित है। तो याद रखना, ये देखिए हमने आज बात की हमने किस किस की, जुलाई और अगस्त की, जिसमें हमने त्यौहार देखे जो इम्पोर्टेंट थे, चित्रकला देखी, बार्ली चित्रकला और बाघ छपाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाघ प्रिंटिंग आपकी एमपी से भी रिलेटेड है, तो जो अभी नेक्स्ट एमपीपीएससी का प्री आने वाला है उसके लिए भी इंपोर्टेंट हो जाएगा। और बालू सलम्मा देवी मंदिर कहाँ पे है, तो किस डायनेस्टी, तो काकतीय वंश इंपोर्टेंट होगा गणपति के द्वारा। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है बार्ली चित्रकला, मोस्ट इंपोर्टेंट है महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि ये दीवालों पर इनकी छपाई की जाती है। उनमें प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक घनिष्ठ संबंध बताया जाता है, जिसमें आपके सभी प्रकार के उस समय एंशियंट टाइम में किस प्रकार के मनुष्यों की और मनुष्य और प्रकृति के बीच में किस प्रकार के संबंध थे, तो इन सब चीज़ों की चर्चा की जाती है, मतलब कि डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का लेक्चर। तो कला एवं संस्कृति का शायद एक आध दो लेक्चर हो रहा है, अगर इसके देखता हूँ मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। फिर इसका जुलाई अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर की सीरीज चलाएंगे हम, उसी आगे मंथ की चलाएंगे हम, 2-2 महीने या मतलब 1.5 महीने का लेकर चलेंगे इंपॉर्टेंट, वही चीज़ें लेकर चलेंगे जो प्री वुमेन्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी रहेगी। और आपको मैं बता दूँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था पढ़ूंगा उत्सव के बारे में और एक धोलावीरा के बारे में, और इस बार सिर्फ मैंने 2 ही लेक्चर बनाए थे आर्ट एंड कल्चर के ऊपर इसको लेकर के, और उसमें जो चीज़ें बताई गई मैं रियल बता रहा हूँ कि वो सीधे 2 क्वेश्चन आईएएस के प्री में पूछे गए, आप जाके वो एग्जाम दे सकते हो। जो अभी जस्ट मतलब कि आपको 10 अक्टूबर को जो आईएएस का प्री हुआ था संडे को जो भी, तो आप वो जाके देख सकते हो, सीधा डायरेक्ट पूछा गया है। और पूछने का तरीका उसका था कोई और हल भी क्या है, सीधा ऐसा था। तो मैंने पढ़ूंगा उत्सव में कोई एक जनजाति बताई थी कि जो पढ़ूंगा उत्सव जो जाति मनाती है वो कुतबी जाति, मतलब कोई जाति मनाती है जिनकी लैंग्वेज कोई अपनी मतलब कि लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन जो कोई है वो उनकी क्या है, भाषा है। तो ऐसे कोई करके दिया था। और एक था धोलावीरा का पूछा था कि धोलावीरा का सिस्टम किस प्रकार से था, क्या उसका प्रोसेस था। तो धोलावीरा से डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आया है कि ऐसे करके, लेकिन उसका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी नहर प्रणाली का सिस्टम कैसा था, वाटर मैनेजमेंट का कैसा सिस्टम था, और ये सब पूरा मतलब एक शहर का जो मैनेजमेंट होता है नगर पालिका जैसा काम, तो उसको भी चीज़ें पूछी थी। और जो कि मतलब कि आपके धोलावीरा में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की थी और ये जाके डायरेक्टली पूछा है। तो आप देखिए, तो अभी उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वही आपको सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, आपके साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस यही कहूँगा, आप लोग मुझे अपना प्यार दीजिए, और जो भी लगे आपको कि अगर डाउट है किसी भी प्रकार का, तो लेक्चर को पूरा देखिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इनको शेयर कीजिए। मिलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।